अच्छा जी स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछली क्लास में मैंने आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अजम्पशंस आपसे डिस्कस किए थे, और उसमें से जो लास्ट टू अजम्पशंस थे, जो कि मैंने कहा था कि वो डिफेक्ट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी हैं। और नॉर्मली जब एग्जामिनर आपको कहता है कि राइट टू अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो वही दो अजम्पशंस लिखना बेहतर है, जिसमें एक मैंने आपको बताया था कि देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट अमंग गैस मॉलिक्यूल। और आपको मैंने ये कहा था कि ये जो अजम्पशन है ये आइडियल गैस के लिए तो वैलिड है, बट इट इज नॉट वैलिड टू रियल गैस, क्योंकि रियल गैस के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती है। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे इसमें डिस्कस किया था वो ये था कि जो थ्योरी कहती है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल है वो बहुत स्मॉल होता है और वो निग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी आप उसे इग्नोर कर सकते हैं वॉल्यूम को। जबकि रियल गैसेस में आप किसी भी, क्योंकि रियल गैसेस में मैटर होता है और मैटर की डेफिनेशन होती है कि एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास, तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी चीज का वॉल्यूम अगर निग्लेजिबल है तो फिर वो मैटर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, और आप इसको निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम पहले डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू टू गैस लॉज। ये गैस लॉज आपको सिलेबस में कहीं लिखे हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये गैस लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो हमें पहले ये दो गैस लॉज और फिर इसको एक तीसरे गैस लॉ से मैं कनेक्ट करके फिर एक जनरल बात करेंगे। और इसमें जो पहला गैस लॉ है वो बॉयल्स लॉ कहलाता है। अगर आपको बॉयल्स का नाम याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के नाम से आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको जो रिलेशन में बताऊंगा वो रिलेशन मालूम होना चाहिए। जो कि गैस लॉ का रिलेशन है, बॉयल्स लॉ ने जो रिलेशन आइडेंटिफाई किया था वो आपको मालूम होना चाहिए। और बॉयल्स ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी रिलेशन ये बनेगा कि वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो मैं बता रहा हूं आपको, ये वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। क्योंकि आपको याद होगा कि जो वॉल्यूम कंटेनर का होता है वही वॉल्यूम गैस का होता है। हम यही अज्यूम करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है उसके अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हम V जो कंसीडर कर रहे हैं ये वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, और वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जब आप कहते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हमें कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/p, और PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ये एक्सप्रेशन बॉयल्स एक्सप्रेशन कहलाता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स एक्सप्रेशन, pressure volume product is equal to a constant value.
according to Boyle's expression, pressure volume product is a constant value. यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है. प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. अब अगर आप एक ही गैस में फर्ज करें कि एक कंटेनर में गैस मौजूद है और आप उसका वॉल्यूम हाफ कर देते हैं, तो इसके मुताबिक प्रेशर डबल हो जाएगा. और अगर आप प्रेशर को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा. यही कॉन्सेप्ट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंडीशन पर हम प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ अदर कंडीशन. यानी P1 V1 is equal to P2 V2, where P1 V1 represents pressure volume product under condition 1 and P2 V2 represents pressure volume product under condition 2. कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का मतलब ये है कि हमने प्रेशर चेंज किया तो अल्टीमेटली वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, उनका जो दोनों का मल्टीपल है, इस लॉ के मुताबिक वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. इसका मतलब यह है कि आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करें, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट. आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करें, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट. प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी. सो P1 V1 is equal to P2 V2. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए. सर एग्जांपल दे सकते हैं कांस्टेंट आने की? अभी तो मैंने बोला, आपने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. आप निकालें प्रोडक्ट. अगर प्रेशर 1 है और वॉल्यूम फर्स्ट करें 2 है, प्रेशर 1 है और वॉल्यूम जो है वो 2 है, तो प्रेशर, जब आपने वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा. जब आपने वॉल्यूम जो है वो डबल किया, डबल का मतलब ये है, या चले मैं इसको डबल कर देता हूं. अगर आपने प्रेशर को 1 से 2 कर दिया, तो हमें पता है कि प्रेशर अगर आप डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, यानी वॉल्यूम जो 2 था वो 2 की जगह 1 हो जाएगा. तो यहां पर 1 into 2 is equal to 2, या 2 into 1 is equal to 2. यानी अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो जिस प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा. यानी कि जितने टाइम आप बढ़ाएंगे उतने टाइम कम होगा, या जितने टाइम आप एक यूनिट को कम करेंगे, एक वैल्यू को कम करेंगे, तो दूसरी वैल्यू उतने ही टाइम इंक्रीज करेगी. अब अगर आप ये रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन अगर आप प्लॉट करते हैं, तो वॉल्यूम और प्रेशर जो है, वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन बनेगा, वॉल्यूम और प्रेशर का, वो कुछ इस तरह का शेप ऑफ ग्राफ बनेगा. अब ये शेप ऑफ कर्व आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. तो अगर ये आपके पेपर के अंदर आता रहता है, इस कर्व को, इस ग्राफ को आपने जहन में रखना है कि ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, कि प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा. इसी तरह से वॉल्यूम अगर आप डिक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन अगर आप यही ग्राफ जो है वॉल्यूम और 1/P के दरमियान बनाएं, अगर आप यहां पे रिलेशन देखें तो वॉल्यूम और 1/P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/P का मतलब है कि हम ऑलरेडी उसको इन्वर्स कर चुके हैं. तो वॉल्यूम, इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या इसको हम यूं पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P. वॉल्यूम इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी वॉल्यूम और 1/p का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी तरह से आइडियल गैस के लिए अगर आप वॉल्यूम और पीवी का ग्राफ यानी प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का ग्राफ प्लॉट करें, कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस ग्राफ का शेप क्या होगा? जी बेटा, वॉल्यूम और पीवी का ग्राफ, पीवी जो है वो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट है, तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन बनेगा कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कम होगा या बढ़ेगा? इनवर्सली होगा ना सर। प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट आप कह रहे हैं इनवर्सली होगा, कैसे, कब बताया? मैंने तो ये बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। मैं वॉल्यूम प्रेशर की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो आप व्हाटएवर द वॉल्यूम इज अप्लाइड, whatever the volume is applied, pressure volume product should remain constant. तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड दिस इज फॉर आइडियल गैस। कि आइडियल गैस के केस में आप जितना भी वॉल्यूम बढ़ाएं या जितना भी वॉल्यूम कम करें, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट। क्या सबको ये बात क्लियर हो गई? वॉल्यूम और पीवी का जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, जिसका मतलब ये है कि वॉल्यूम को तब्दील करने से प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मोस्टली पांच पेपर में मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि हमने दो ये दो गैस सिलेंडर्स हैं और हमने इन दो गैस सिलेंडर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो हमने गैस सिलेंडर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, फर्ज कीजिए कि इस गैस सिलेंडर का वॉल्यूम 2 dm³ है और इसके इनसाइड प्रेशर जो है वो 1 atm है, और सपोज के इसके अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस मौजूद है, कंटेनर का वॉल्यूम 2 dm³ है और इनसाइड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। और ये जो है ये कंटेनर एम्प्टी है, ये कंटेनर एम्प्टी है, लेकिन इस कंटेनर का वॉल्यूम सपोज 1.5 dm³। वॉल्यूम 1.5 dm³ है कंटेनर का, लेकिन ये कंटेनर एम्प्टी है, यानी इसके अंदर एयर भी नहीं है, कोई गैस नहीं है, वैक्यूम है, खाली है, देयर इज नो गैस। सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज द प्रेशर inside the both container when
inside the both container when both containers अच्छा जी, तो सवाल ये था कि व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बोथ कंटेनर व्हेन बोथ कंटेनर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स। कनेक्टेड विद ईच अदर्स का मतलब ये है कि ये दरमियान में हमने ब्लॉकेज लगाया हुआ था, ये जो हमने यहाँ ब्लॉक किया हुआ था इसको हमने हटा दिया। जब हमने यहाँ से ब्लॉकेज हटा दिया तो ब्लॉकेज हटाने के बाद जो है, ब्लॉकेज हटाने के बाद अब जो है वो प्रेशर क्या होगा इनसाइड द बोथ कंटेनर, कोई आइडिया दे सकता है? पहले प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम 2 dm क्यूब था। अब जब हमने दरमियान से इस ओपनर को हटा दिया, या जो यहाँ पर जो की लगी हुई थी उसको हटा दिया, अब ये दोनों कनेक्ट आपस में कनेक्ट हो गए दोनों कंटेनर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नया प्रेशर क्या होगा जब ये दोनों के दोनों आपस में कनेक्ट हो। डिक्रीज होगा, डिक्रीज। कितना होगा? तो होगा, कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट अंडर कंडीशन 1 इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट अंडर कंडीशन 2। जब आप यहां से इस की को निकालेंगे तो अल्टीमेटली जो नाइट्रोजन गैस है वो ट्रेवल करेगी दूसरे एम्प्टी फ्लास्क के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों फ्लास्क के अंदर प्रेशर एक जैसा हो जाएगा। तो फिर मूवमेंट जो है वो इक्वल मूवमेंट शुरू हो जाएगी, प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा दोनों फ्लास्क में, और दोनों फ्लास्क के अंदर जो प्रेशर मेंटेन होगा वो सेम प्रेशर होगा। दोनों फ्लास्क के अंदर जो प्रेशर होगा वो सेम प्रेशर होगा। अच्छा, अब पहले प्रेशर कितना था? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था, और वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर जिसके अंदर ये गैस मौजूद थी वो 2 dm क्यूब था। नाउ व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? आपको न्यू प्रेशर कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? नया वॉल्यूम क्या होगा? एनी आइडिया? सर 3.5 dm क्यूब। एक हमारा भाई 3.53, सारे ने कहा 1.33, फाइनल आंसर बता दें। अच्छा जी, ये V1 जो होगा वो 3.5 होगा, इसलिए कि जब आप इस की को निकाल देंगे तो अब गैस के पास जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो इस कंटेनर में भी होगी जहां पहले थी, और दूसरे कंटेनर में भी जाएगी जो एम्प्टी है। लिहाजा अब ये गैस दोनों कंटेनर में स्प्रेड हो जाएगी, और ये टोटल गैस स्प्रेड हो जाएगी टोटल वॉल्यूम के अंदर, विच इज 3.5 dm क्यूब। तो पहले वॉल्यूम 2 था, उस वक्त प्रेशर 1 था, लेकिन अब जो है वो वॉल्यूम टोटल 3.5 हो गया। तो अब प्रेशर जो होगा वो 2/3.5 होगा, और 2/3.5 0.57
0.57 एटमॉस्फेयर, ये होगा न्यू प्रेशर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। होपफुली आप सबको बात समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसी तरह से देखिए, अगर एक और क्वेश्चन है और उसमें भी सेम कहानी है, लेकिन कहानी थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि अब हमने यहां पर वही नाइट्रोजन गैस ली है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन गैस ले ली। यहाँ कंटेनर का वॉल्यूम सपोज 3 dm क्यूब और प्रेशर 1 atm है, या इस दफा यूनिट चेंज कर देते हैं, 105 किलो पास्कल है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम 2 dm क्यूब है और इसका प्रेशर 100 किलो पास्कल, और ये इसी तरह से आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। और अब ये सेम क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द प्रेशर inside the both container upon removing stopper in between two container। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व।
अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि जब आप ये की ओपन करेंगे, जब आप ये की या ये जो ओपनर है या जो भी इसमें स्टॉपर है, आप उसको रिमूव करेंगे तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन गैस दूसरे कंटेनर में ट्रेवल करेगी, नाइट्रोजन गैस पहले वाले कंटेनर में ट्रेवल करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों गैसेस आपस में मिक्सअप हो जाएंगी, और फिर एक वक्त आएगा जब दोनों कंटेनर में प्रेशर एक जैसा हो जाएगा, और वो प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर इनसाइड द बोथ कंटेनर, वो एक्चुअली दोनों गैसेस की वजह से होगा, क्योंकि कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस अब दोनों कंटेनर के अंदर मौजूद हैं। तो हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की वजह से कितना प्रेशर होगा? अब नाइट्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर होगा वो कैलकुलेट करने के लिए पहले प्रेशर 100 था और 105 था। नाइट्रोजन का जो पहले प्रेशर था वो 105 था और वॉल्यूम जो था वो 3 dm³ के अंदर था ये। और अब नया प्रेशर क्या होगा नाइट्रोजन का? व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर व्हेन द टोटल वॉल्यूम बिकम 5 dm³? क्योंकि जब ये स्टॉपर हटेगा तो नाइट्रोजन को स्प्रेड होने के लिए जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो 5 dm³ अवेलेबल होगा। 3 जिसके अंदर ये पहले से था और 2 जो इसके अंदर मजीद वॉल्यूम ऐड हो गया, तो अब ये टोटल जो कंटेनर बन गया वो 5 dm³ का बन गया। तो 105 into 3 divided by 5 would be the new pressure due to nitrogen. कितना आ रहा है? 60 पास्कल, किलो पास्कल। तो 60 किलो पास्कल जो है ये प्रेशर होगा ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली अब हम ऑक्सीजन गैस के लिए निकाल लेते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का पहले प्रेशर एक्सर्टेड जो था वो 100 था। 100 और जो ऑक्सीजन गैस थी उसका वॉल्यूम 2 वॉल्यूम के अंदर था, 2 dm³ के अंदर था। Now what will be the new pressure when total pressure become 5? तो अब यहां प्रेशर जो आएगा वो क्या आ रहा है? 102 divided by 5. It would be, सर ये नाइट्रोजन का 63 है। ये 63 है, ठीक है जी, 63 कर दिया। और ये क्या आ रहा है? 205, 40, ये 40 किलो पास्कल आ गया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय नाइट्रोजन वो 63 है और प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन वो 40 है। तो जो टोटल प्रेशर होगा that will be sum of pressure exerted by nitrogen and pressure exerted by oxygen. क्योंकि टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस की वजह से होगा, क्योंकि दोनों गैसेस कंटेनर में मौजूद हैं। लिहाजा अब जो टोटल प्रेशर आएगा वो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विच इज 63 प्लस 40 और ये हो जाएगा 103 किलो पास्कल। तो टोटल प्रेशर वुड बी 103 पास्कल, किलो पास्कल। ये होगा टोटल प्रेशर जो पहले अलग अलग 105 और 100 था, लेकिन स्टॉपर को रिमूव करने के बाद जो नया प्रेशर डेवलप होगा दैट वुड बी 103 किलो पास्कल। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस पास पेपर का पार्ट हैं और आपको ये जो मैंने दो क्वेश्चंस करवाए, एक में मैंने कंटेनर एम्प्टी लिया
और एक में दोनों कंटेनर में गैसेस थी, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए, बिकॉज वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन एमसीक्यूज जो कि इसी से रिगार्डिंग। इसके अलावा पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा जनाब, अब इससे जो अगला लॉ है ये चार्ल्स लॉ है, और ये चार्ल्स लॉ ये कहता है कि ये रिलेशन आपको बताता है इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ आपको बता रहा था रिलेशन इन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये हमें रिलेशन बताता है इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, लेकिन इसकी कंसीडरेशन ये है कि प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। So Charles will give a relationship in between volume and temperature at constant pressure. Volume and temperature at constant pressure. अब वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? तो चार्ल्स ने ये ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लेकिन टेम्परेचर जो होना चाहिए इट शुड बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लेकिन वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यहां मतलब जो है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं, अगेन वी अप्लाई सम कांस्टेंट, और ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, और V अपॉन T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये एक्सप्रेशन कहलाता है चार्ल्स एक्सप्रेशन, जो कि चार्ल्स लॉ से। और ये रिलेशन क्या बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, जबकि बॉयल्स में ये था कि प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। यहां पर वॉल्यूम टेम्परेचर का जो रेशो है वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, यानी रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अंडर कंडीशन 1 is equal to ratio of volume and temperature under condition 2, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कंडीशन 1 का इक्वल टू कंडीशन 2 है। वॉल्यूम टेम्परेचर रेशियो इज इक्वल टू, यानी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब जब चार्ल्स ने, अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बताने जा रहा हूं कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन स्केल का कॉन्सेप्ट कहां से आया। जब चार्ल्स ने टेम्परेचर और वॉल्यूम के डेटा को प्लॉट किया, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब उसने डेटा प्लॉट किया
और यहां पर टेम्परेचर उसने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम भी 0 है ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर। तो उसको जो ग्राफ मिला, ही गॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट दिस स्ट्रेट लाइन वाज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ग्राफ 0 से शुरू होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन 0 से शुरू नहीं हो रहा। अब चार्ल्स ने ये सोचा कि ऐसा क्यों है, तो उसने इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब ये होता है कि डेटा इज नॉट अवेलेबल, लेकिन उसने लाइन की प्रॉपर्टी को यूज किया और इस ग्राफ को एक्सटेंड किया, और उसने ग्राफ को एक्सटेंड किया अप टू एक्स एक्सिस, यानी कि जहां पर इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया। तो जिस जगह पर ये इंटरसेक्शन हुआ यहां पर टेम्परेचर था -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर -273, लेकिन इस जगह पर, इस पॉइंट पर आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो 0 है, क्योंकि ये ग्राफ का ओरिजिन है। तो उसने सोचा कि ग्राफ के ओरिजिन पर टेम्परेचर भी 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 273 माइनस में आ रहा है। लिहाजा उसने यहाँ पर एक नया स्केल इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि नहीं जी, ये टेम्परेचर 0 है यहाँ, बट नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज 0 इन केल्विन स्केल। और इसी वजह से उसने कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर जो हैं वो एक दूसरे के, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड, इन केल्विन स्केल। ये जो टेम्परेचर है, इस वैल्यू को, इस जगह पर जो ये टेम्परेचर है 0 को एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। इसे एब्सोल्यूट 0 का नाम दिया गया। और इसीलिए आप देखें कि यहां पर जो शुरू में ही उसने रिलेशन आइडेंटिफाई किया था, उसने ये कहा था कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, लेकिन उसने ये शर्त लगा दी थी कि टेम्परेचर शुड बी इन अ केल्विन। अब एक रिलेशन है, एक क्वेश्चन है, फर्ज करें कि हमने एक बलून लिया और इस बलून का इनसाइड वॉल्यूम जो है वो सपोज 200 cm³ है, और जो टेम्परेचर है वो फर्ज कीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बलून के अंदर एयर मौजूद है, एयर का वॉल्यूम यानी इस बलून का वॉल्यूम 200 cm³ है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मौजूद है। नेक्स्ट हमने इस बलून को जो है वो फ्रीजर में रख दिया, या इसके टेम्परेचर को लो किया, और अब टेम्परेचर हमने इसका कर दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रिज में रख दिया। So now, what would be the volume of? Try to solve this question. फोर्टी।
अच्छा जी, अब आपने क्या किया यहाँ कि पहले वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, आपको टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 ऐड करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑल्दो कि ये दोनों टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, लेकिन आप चूंकि बेसिक रूल ये कहता है कि टेम्परेचर केल्विन स्केल में होना चाहिए, इसलिए टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अब यहाँ 25 में आप 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन, और इसी तरह से यहां पर आप 5 में 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 278 केल्विन। तो ये टेम्परेचर आपका T1 हो गया और ये जो टेम्परेचर है वो T2 हो गया, यानी पहले टेम्परेचर T1 था, अब T2 हो गया। V1 यानी वॉल्यूम पहले था 200 cm3 और आपको V2 यानी नया वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब यहां हम V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और V1 की जगह 200, T1 की जगह 298 और ये इक्वलेंट होगा V2 अपॉन T2। V2 जो है वो फाइंड करना है एंड T2 विल बी 278। अब जो वॉल्यूम बनेगा वो 200 अपॉन 298 इंटू 278। क्या आंसर आ रहा है? $187। तो 187 और इसका यूनिट होगा cm3, क्योंकि पहले वाले वॉल्यूम का जो यूनिट है वही सेकंड वाले वॉल्यूम का यूनिट। टेम्परेचर का केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना जरूरी है, लेकिन वॉल्यूम का जो यूनिट आपको गिवन है, अगर आप दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम का यूनिट वही होगा जो पहले वाला वॉल्यूम का यूनिट है। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको दो वॉल्यूम गिवन हो और टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो और दोनों वॉल्यूम का यूनिट अलग अलग हो, तो फिर आपको यूनिट चेंज करके किसी एक यूनिट में उसको लाना पड़ेगा। लाइक अगर एक वॉल्यूम आपको cm3 में गिवन है और एक वॉल्यूम dm3 में गिवन है, तो फिर आप या तो cm3 को dm3 में कन्वर्ट करेंगे या dm3 को cm3 में कन्वर्ट करेंगे, और उसका रिलेशन ये होता है कि 1 dm3 जो है वो इक्विवेलेंट टू 1000 cm3 होता है। ये रिलेशन है वॉल्यूम का कि 1 dm3 जो है वॉल्यूम, ये 1000 cm3 के इक्विवेलेंट है, और 1 क्यूबिक मीटर जो है ये भी वॉल्यूम का यूनिट है, क्यूबिक मीटर, ये SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम है। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 dm3। 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 1000 dm3 के इक्विवेलेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्यूबिक मीटर को और cm3 को डायरेक्टली रिलेट करें तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 cm3 होता है। ये रिलेशन जो मैंने लिखे हैं ये आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप वॉल्यूम के कन्वर्जन्स कर सकें इफ इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम के कन्वर्जन की जरूरत सिर्फ उस वक्त पड़ती है जब क्वेश्चन में आपको दो मुख्तलिफ वॉल्यूम गिवन हो और अलग अलग यूनिट्स में गिवन हो, वरना जिस यूनिट पे एक वॉल्यूम गिवन है, आप जो दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उस वॉल्यूम का यूनिट भी वही आंसर हो, यानी वही यूनिट होगा, उसमें कोई चेंज आपको करने की जरूरत नहीं। Until and unless it is asked in the question, जैसे MCQs में आप तो वॉल्यूम cm3 में गिवन है लेकिन मांग वो dm3 में रहे हैं आंसर, यानी जो गिवन ऑप्शंस हैं वो dm3 में है, तो फिर अल्टीमेटली आपको चेंज करना पड़ेगा, उतना चेंज करने की जरूरत नहीं।
ठीक है बेटा, अब यहाँ तक किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन सवाल है तो पूछ लीजिए। ये हमने दोनों गैस लॉस कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक गैस लॉ हमने मोल के चैप्टर में पढ़ा था, उसका नाम था एवोगैड्रोस लॉ। वो भी आपने नाम से नहीं पढ़ा, लेकिन आपने ये पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम जो होता है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 24 डीएम क्यूब होता है। ये रिलेशन सबसे पहले एवोगैड्रोस ने फाइंड आउट किया था, इसीलिए इसको एवोगैड्रो लॉ भी कहा जाता है। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आप मोल्स को डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। यानी अगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 24 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करता है तो 2 मोल गैस जो है वो डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी 48 डीएम क्यूब। 3 मोल जो है वो 3 टाइम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो बेसिक रिलेशन वहां पर भी आपको पता है कि ये तीसरा रिलेशन है। एक रिलेशन हमने कहा कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक हमने कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट केल्विन में। और तीसरा रिलेशन जो है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम और मोल का रिलेशन है कि मोल बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, मोल कम करने पर वॉल्यूम कम होता है। तो अब ये जो 3 रिलेशन मैंने आपको आज बताए हैं, ये 3 रिलेशन अगली क्लास में हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह हम एक जनरल गैस इक्वेशन डेवलप करेंगे और जिसके क्वेश्चंस आपको पास्ट पेपर में बहुत सारे मिलेंगे। पर यहाँ तक का अगर कोई आपको कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में बात होगी।